कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और बेहतरीन होंगे। अपने अपने घर में काम कर रहे होंगे और एंजॉय के साथ साथ जो मैं बोलता हूँ हर बार 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा मिलता है, उस 24 घंटे में अपना समय निकाल के खेल भी करिएगा, पढ़िएगा भी। वो सब आपको पता होना चाहिए, वो सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 3 महीने से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया उनको सब कुछ पता होगा। तो आज ना ज़्यादा बोलते हुए, ना ज़्यादा सुनते हुए, ना ज़्यादा करते हुए, करते तो हुए ना ज़्यादा बोलते हुए, बोलना भी उस प्रकार से जो काम के फॉर्मेशन में हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बेस्ट चैप्टर नहीं, अच्छा चैप्टर है 9th क्लास का, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल है चैप्टर तुम्हारा। 3 चैप्टर है शायद 9th क्लास का। ठीक है भाई साहब, तो ये ग्रेविटेशनल चैप्टर है आपका। डेट कितना है, डेट बताओ तो, डेट कितना हो गया है? 17। और ये महीना कौन है? तीसरा है कि चौथा महीना 2026। तो आपका 17 अप्रैल 4 2026 डेट है। और आज जो हम है ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे ग्रेविटी आखिर होता क्या है, आखिर ग्रेविटी से हमें प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे फॉर्मेशन होता है, हम कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं ग्रेविटेशनल की वजह से, प्रैक्टिकली फॉर्मेशन कितना होगा, इस पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, हर कुछ डिटेल में बात करेंगे। प्रैक्टिकली हो या थ्योरेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो, तीनों को लपेटेंगे और तीनों को फॉर्मेशन करेंगे। हाँ या ना यार? हाँ, ठीक। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्मेशन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी मर्जी, डायरेक्ट बात है, मेरी मर्जी। मुझे पढ़ाना पार्ट 1 पार्ट 2 में, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। और मुझे इसलिए पढ़ाना है क्योंकि मुझे अच्छे से समझाना। मुझे तुम्हें पता है कि जो कि 1 शॉट का चुल बहुत बच्चों में होता है। अब तो 1 शॉट का इतना चुल हो गया है, हर जगह 1 शॉट। हाँ, एग्जाम से 2 दिन 3। बेटा देखो, अगर सीखना है ना तो अच्छे से पढ़ना सीखो, सीधी बात कहना चाहता हूँ। सीखना है तो पढ़ना सीखो, नहीं सीखना है तो रास्ते बहुत हैं, जवाब बहुत है, सवाल बहुत है, ढूंढिए, करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सीखना है, जुनून है, क्या होता है हाँ, पता मजा, अरे मजा, बता वो जुनून होना चाहिए इस क्लास में। मुझे बस इतना दो, मैं बस इतना करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं अपना समय तुम्हें दूंगा, जितना हो सके उतना समझाऊंगा, जो नोट्स दूंगा, जो क्वेश्चन दूंगा, वो बस फॉर्मेलिटी करना है तुम्हें बस जो करवा रहा वो करना है, बाकी बात मेरे पे छोड़ दो। अगर तुम अच्छे से फॉलो करते हो तो, नहीं करते हो तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं निकल जाऊंगा पढ़ा के। और तुम अगर चाहते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम एंजॉय कर रहे हो, तो बेटा ऐसा है, मेरी बात थोड़ा सा सुनना। मेरा तो नॉलेज इंक्रीज और डबल होते ही जा रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है ये चीज तुम सोचे हो क्या? मैं बक करूंगा यहाँ पे, मेरा तो हो ही जाएगा। बेटा तुम्हारा क्या होगा ये जरूरी होता है। तो समय अगर 1 सेकेंड, 1 मिनट, 50 सेकेंड, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 50 घंटे कहीं भी दे रहे हो तो वो बेनिफिटली है या नहीं है, डेट्स इट। आगे की मैं बताऊं। तो आज पार्ट 1 के सेशन में, पार्ट 1 लिख दिया था, पार्ट 1 के सेशन में टॉपिक थोड़ा देख लेते हैं। टॉपिक जो कवर अप होगा वो कौन सा होगा? एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ेंगे और वेट के बारे में, थोड़ा इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के बारे में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? थोड़ा वेट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और समझेंगे एक्चुअली होता क्या है, वेट और मास का भी डिफरेंस पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली। वेट और मास को समझेंगे अच्छे से। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल होता क्या है इसका लॉ, क्यों है लॉ इसका, कैसे क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है, 2 सेकंड में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, 2 सेकंड में उठ जाती है। तो ये सब चीज समझेंगे कि ग्रेविटेशनल से क्या सही में 2 सेकंड में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहीं में क्या ग्रेविटेशनल अगर नहीं हो तो क्या हमारी जिंदगी नहीं चल पाएगी, क्या हम लोग बिगड़ जाएंगे, क्या हम लोग चले जाएंगे, या ग्रेविटी का कितना बड़ा यूज होता है लाइफ में, सब कुछ जानेंगे लाला।
तो आइए हम लोग ना ज्यादा बकवास करते हुए, ना सवाल करते हुए, ना जवाब पूछते हुए हमने स्टार्ट करते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल एक्चुअली में होता क्या है। आओ आगे भाई साहब, फटाफट हम लोग क्या कर लेते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग की जो आदत है वो आदत जाएगा क्या? बोलो नहीं, बोलो नहीं। मैं सबसे पहले नाम के पीछे घुसता हूं, बाकी बात ये भाड़ में जाए, यूनिवर्सल लॉ ब्ला ब्ला। जो मेन है ग्रेविटेशनल वो समझते हैं। मेरे को पता है बहुत बच्चे को ये नहीं पता होगा ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल क्या होता है। हाँ, वो थोड़ा बहुत सुने होंगे, और जो बच्चे थोड़ा बहुत भी सुने हैं कि ग्रेविटेशनल क्या होता है नहीं होता, वो अच्छे से तो रिलेट कर पाएंगे, और जो व्यक्ति नहीं सुने वो भी कर पाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला था, बेसिक से बेसिक के लिए पढ़ाऊंगा, स्टैंडर्ड से इंडस्ट्रियल के लिए पढ़ाऊंगा, मीडियम से मीडियम के लिए पढ़ाऊंगा। तेरे को जो पसंद है वो तू रख ले। हाँ ना यार, हाँ तो मतलब ठीक है, जो समझ में आए अपने पास रखिए, जो ना आए उसे बाहर निकाल दीजिए। जो बाहर निकला हुआ चीज है वो जिसको समझ में आए वो रख लीजिए, अगर जिसको जो समझ में ना आए वो फिर बाहर निकाल दीजिए। बाहर निकला हुआ जो चीज है, जो जिसको समझ में आया वो ऐसे कंटिन्यू फॉर्मेशन चलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी क्या, जितने होंगे उतने ही करेंगे ना। अभी तो लॉजिक है ना सवाल, ये सब चीज छोड़ो। अपन लोग थे ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल क्या होता है, ये चीज हमने ये इतना सारा ढेर सारा जो कुछ भी लिखा, जो भी लिखा जो कुछ भी है उसको देखेंगे, बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये चीज बताओ मुझे, अगर कोई रेट कर पा रहा है कमेंट में करो, कितने मिनट हो रहे हैं अभी, कितने मिनट हो रहे हैं अभी, उस मिनट के फॉर्मेशन में कमेंट में करो ग्रेविटेशनल एक्चुअली में क्या होता है। जो बच्चा अच्छा एक्सप्लेनेशन देगा वो बच्चा अच्छा ही होगा। अच्छा एक्सप्लेनेशन देना मतलब अच्छा होना। अच्छा किस चीज में होना? पढ़ाई में अच्छा होना। ये नहीं कि अगर पढ़ाई में अच्छा है सब कुछ में अच्छा होना चाहिए, अगर जो पढ़ाई में अच्छा हो सब कुछ में अच्छा होना चाहिए, और जो सब कुछ में अच्छा हो पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। ये सब डिफरेंट बातें हैं, ये सब हम नहीं कर रहे हैं। हम इस बात के लिए ये चीज कर रहे हैं कि ग्रेविटेशनल क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ तो तुम बात की बात है, ग्रेविटेशनल एक्चुअली क्या होता है, मीनिंग डिफाइन करो। चलो मैं बताता हूं। ग्रेविटेशनल एक ऐसा चीज होता है, कैसा चीज होता है, कभी भी ग्रेविटी जो होता है मास 1, अच्छा सेंटर भी देना, देखो मास 1 से मास 1 मास 2 अपॉन डी, मतलब दो मासेस के बीच में जो कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस जो है वहां पे जो दो मास के बीच में फोर्स लग रहा होगा वो हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं। क्या मैं सही हूं? है, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं, ठीक है। दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये एक साधारण सा चिल्लर सा मच्छर सा जवाब हुआ। ये एक साधारण सा चिल्लर सा, मतलब किसी को बताने के लिए सर ग्रेविटेशनल क्या होता है तो हम ये चीज बता देंगे, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ये होता है, ठीक सर। अरे नॉर्मल तो यही होता है ना, ना ज्यादा भाग के ना ज्यादा लेके, नॉर्मल यही होता है। हाँ 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 सर, ये जो फोर्स, अब मेरी फील करना, मेरे साथ वो फील करो, यहां वहां मत भागो कि वो बताया था कोई टीचर। अबे सब एक ही बताते हैं, सबका बताने का थिंकिंग पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। कोई थोड़ा डीप में चला जाता है, कोई ऊपर ऊपर से बताता है, कोई गहरा। एक ही चीज को हर व्यक्ति बहुत डिफरेंट तरीके से बता सकता है, क्योंकि दुनिया में भरे हुए हैं पूरी चीज, प्रैक्टिकल हर चीज। पढ़ना आसान है, कोई भी चीज समझना उससे भी आसान होता है, लेकिन समझो तो सही, थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है। तो कोई भी चीज, मतलब सर ये एक मास है, मान लेते हैं मैं एक मास हो गया और एक मास, इधर आओ भाई, एक मिनट में पास आओ। चलो मैं तुमको ग्रेविटेशनल समझाता हूँ, ठीक है, अच्छा समझाऊंगा ग्रेविटेशन। यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ भाई। जैसे बंदा है, ठीक है, ये बंदा है। अब थोड़ा तुम्हारी हाइट होगी हाइट होगी थोड़ी सी, थोड़ा सा आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली आता है, मुझसे बड़ा है। देखो अगर ग्रेविटी समझना है ना, एक्चुअली ग्रेविटी होती क्या है, फील क्या, फील सर ग्रेविटी ना एक फोर्स होती है। अच्छा कैसा फोर्स होता है? तो ऐसा फोर्स होता है, मैंने जैसे ग्रेविटी बताया, कभी भी दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। सर दो मास, हाँ मास मतलब सर कुछ क्वांटिटी, हाँ हम भी सर मास है, हाँ सर मैटर सब कुछ मास, हाँ मैंने कहा मैं हूं ये है, मैं हूं ये है, ये है मैं हूं। अगर मैं इन दोनों के बीच में खड़ा हूं, मैं यहां हूं, कुछ पॉइंट पे ये खड़ा है, मान ले एक मास ये है, एक मास मैं हूं, यहां पॉइंट दे देता हूं, दिक्कत हो जाएगा बच्चों को।
ठीक है, कुछ दिख नहीं रहा होगा। मास 2 मैं हूं, मास 1 ये है। अब ये जो है मुझे कुछ फोर्स लगाएगा, ये जो है मुझे कुछ फोर्स लगाएगा, मैं जो हूं इसे कुछ फोर्स लगाऊंगा। तभी तो मैं यहां पे लिखता हूं कि जो कि यहां पे क्या आ जाएगा भाई साहब कि F1 जो है F2 को फोर्स लगा रहा है, ये वाला इसको फोर्स 2 मुझे फोर्स लगा रहा है, तो F1 F2 को फोर्स लगा रहा है, इक्वल टू F2 किसको फोर्स लगा रहा है? F1 को। मैं तेरे को फोर्स लगा रहा हूं, है ना, तुझे फोर्स लगा रहा हूं। अब ये जो फोर्स लग रहा है इसकी कुछ वैल्यू होगी, उसी को हम कांस्टेंट कह देते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कर देते हैं। चलो बैठो पहले, अरे भाई अरे देखो ठीक है, तो पहला वाला अभी मैंने एग्जांपल दिया ग्रेविटी क्या होता है। F1 जो है मतलब मास 1 जो है मास 2 पे फोर्स लगाएगा, और मास 2 जो है मास 1 पे, दोनों क्या हो गए? इक्वल हो जाता है। इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहते थे। तो और उन दोनों के बीच में, जैसा भाई अभी आए थे कि एक वो वहां खड़े थे, मैं यहां खड़ा, तो कुछ डिस्टेंस भी होगा उन दोनों के बीच में, कुछ डिस्टेंस हो जाता है उन दोनों के बीच में, और उस डिस्टेंस के बीच में कुछ कुछ फोर्स लगते रहता है। उस फोर्स की जो वैल्यू आती है 6.67 गुना 10 की पावर -11 डेसिमल -2 -3 है ना, इस पोजीशन में आ जाएगा कि -11 है ना, तो माइनस माइनस पीछे 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 पीछे, इसलिए तो पढ़ोगे इसे वीक ग्रेविटेशनल, बहुत वीक। अभी देखा भाई मेरे पास खड़े थे, मैं भाई के पास खड़ा था, भाई मुझे फोर्स लगा रहे थे, मैं भाई को फोर्स लगा रहा था। वो F1 मतलब कि M1 M2 को फोर्स लगा रहा था, M2 F1 को फोर्स लगा रहा था। ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल टू हो जाते, दोनों इक्वल पोजीशन में। और उन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी था, हाँ, लेकिन वो जो डिस्टेंस था, वो जो फोर्स लग रहा था, इतना 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 -11 हो माई गॉड 6.6 ना अपॉन में। अब यार जगह ही नहीं होता ना, हाँ ना, वैल्यू याद है, जगह नहीं है। तो सर ये कितना 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 वीक फोर्स है कि दिख भी नहीं रहा है। हाँ 6.67 अपॉन में जब 10 की पावर -11 लिखी तो -11 मतलब 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 होगा। ये माइनस के 0 है। इतनी वीक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। तुम्हें अभी प्रैक्टिकल दिखाया कि दिखती भी नहीं है। लग रहे थे भाई M1 F2 पे फोर्स लगाता, F2 F1 पे फोर्स लगाता, लेकिन दिख नहीं रहा। इससे ये भी पता चलता सर कितनी ग्रेविटेशन, कितनी वीक ग्रेविटेशन फोर्स है। खुद ही वैल्यू इसका निकाला गया है, और ये जो वैल्यू फोर्स जो निकाला गया इसी को कांस्टेंट कह देते हैं। हाँ, अब इसी को यूनिवर्सल, ब्रह्मांड का बहुत सारा ऐसा कांस्टेंट है, हैरान मत हो, आगे पढ़ोगे। ब्रह्मांड का ये कांस्टेंट वैल्यू निकाला गया, ना कभी चेंज हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। और ये जो वैल्यू होती है इसी की मदद से जो हम लोग चलते उठते बैठते इतनी मजे से कर पाते हैं, उछल पाते हैं, नाच पाते, इसी वैल्यू की वजह से, इसी वैल्यू की वजह से 6.67 गुना 10 की पावर -11 सॉरी 11 यूनिट हो जाती है न्यूटन मीटर का स्क्वायर फॉर्म में केजी का स्क्वायर। सर ये यूनिट कैसे आया? मैं ड्राइव करूंगा, मुझे पता है चुल है, मैं ड्राइव करूंगा बिल्कुल। उससे पहले समझनी जरूरी ये है कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं। हाँ, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ का मतलब, चलो मैं समझाता हूं। यूनिवर्सल लॉ का मतलब हो जाता है कि ब्रह्मांड मतलब नेचर जो होता है ऐसा फिक्स करके दिया है वैल्यूबल, कि फिक्स करके वैल्यूबल दिया है ब्रह्मांड का एक कानून। जैसे हम लोग कानून पढ़ते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कानून फॉलो करो वो करो, उसी तरीके से ब्रह्मांड का जो पहले फिक्स होके आया है नेचुरलिटी फॉर्मेशन में। अब ये मत पूछना कैसे आया नहीं आया है, ठीक है। अभी तक साइंटिस्ट भी पागल हो रखे, ठीक है। तो मैं तो हूं, मतलब ऐसा नहीं है। देखो, तो ये हो जाता है यूनिवर्सल लॉ, मतलब ब्रह्मांड का कानून है, और उस कानून जो है उसकी कुछ वैल्यू है जिसको कांस्टेंट, जो कांस्टेंट का मतलब पता ही होगा, है ना। तो वो है कुछ, अब वो क्या है? फोर्स लग रहा है M1 M2 की डी के बजाय ब्ला ब्ला, इतना कुछ हुआ, और उसके पीछे यूनिवर्सल लॉ लग गया और सब कुछ समझा दिया। अब तुम्हें रिलेट हो रहा होगा, एक बार इंग्लिश पढ़ लेते और समझ जाते हैं। इंग्लिश क्या कह रहा है कि every object in the universe, हाँ सर ठीक है, every object in the universe attract every object, एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं है भाई, मेरी से बात नहीं है, हर जिसके अंदर भी थोड़ा सा मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाए, ब्रह्मांड से बाहर जाए, कहीं भी जाए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन फोर्स वैसा का वैसा ही रहेगा। फोर्स कहीं भी चेंज नहीं होगा, और ये एवरी ऑब्जेक्ट में लगेगा, एवरी मैटर में फोर्स लगेगा। गॉट इट? हाँ, इतनी बात समझ में आई।
और सबसे वीक फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि -11 पहले ही दिखा रहा है, वैल्यू ही दिखा रहा है कितनी फोर्स, और प्रैक्टिकली तो लग भी नहीं रहा सर। हाँ बेटा थोड़ा सा अरे इतना धूप काहे आ गया जी, ये दिख काहे नहीं रहा यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, हाँ एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, एक ऑब्जेक्ट है, अट्रैक्ट क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को करेगा, हाँ सर करेगा विथा, वो जो अट्रैक्ट करेगा विथा कोई ना कोई फोर्स से वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे से, वो उसको फोर्स लगाना, वो उसको फोर्स लगाना, दोनों इक्वल होंगे, है या ना? हाँ ठीक है। विच इज दी, अब ये जो फोर्स है वो क्या होगा, विच इज दी प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ द मास। मतलब अब इसकी भी कहानी थोड़ा पढ़े क्योंकि फॉर्मूला ड्राइव होता है, थ्योरी से थ्योरी पढ़ेंगे। हाँ सर आपने कहा मुझे एक चीज बताओ ना, हाँ मुझे बताओ ना, मुझे क्या बताओगे, मुझे बताओ, इतनी छोटी सी जगह में पूरा काम करना पड़ता है मुझे, ठीक है? तो तुम लोग थोड़ा आवाज पे ध्यान देना, मुख पे ध्यान, मैं बोल रहा हूं, ठीक है? देख कहता है, कहते हैं कवि क्या कहते, कवि का नाम है न्यूटन, हाँ कवि का नाम है न्यूटन, ठीक है? कहते हैं कवि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स पे वो अट्रैक्ट होते हैं एवरी दूसरे ऑब्जेक्ट से, और उस जो दूसरे ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो रहे हैं उसमें कोई ना कोई फोर्स होगा। हाँ सर, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स, कुछ ना कुछ फोर्स से। हाँ अब ये जो फोर्स होगा विच इज द प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। प्रोपोर्शनल का मतलब मैथ आ गया। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एफ जो होगा, फोर्स जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास 1 मास 2। अच्छा यही तो कह रहा है, हाँ। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। ओके गॉट इट। और ये इनवर्सली का मतलब होता है, इनवर्सली का 1/2 कितना स्क्वायर का डी, कुछ स्क्वायर डी का स्क्वायर का कुछ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। और दी फोर्स, और ये फोर्स जो होगा ये एक्ट होगा अलोंग दी लाइनिंग ज्वाइनिंग द सेंटर टू ऑब्जेक्ट। अभी बताया था अलोंग होगा लाइनिंग ज्वाइनिंग, एक मास 1 हो गया, इसका कुछ सेंटर है, इस सेंटर से मास 2 के सेंटर पे ये लाइनिंग जो होगा सेंटर से एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट पे ज्वाइनिंग होगा, ठीक है? और डी कुछ होगा क्योंकि डिस्टेंस कुछ है, और एफ फोर्स कुछ लग रहा होगा जिसका हमने वैल्यू भी दिया 6.67 गुना 10⁻11 और कुछ ये हो जाता है यूनिट हो जाती है, समझेंगे यूनिट को, कोई बड़ी बात नहीं। तो हाँ चल ये चीज हो गया, तो समझ में ये चीज आता है। अगर मैं ये चीज कहूँ, थोड़ा बन रहा है क्या? हाँ फटाफट आ जाते हैं। अगर मैंने ये चीज कहा कि सर ठीक है बहुत अच्छी बात, आपने हमें थ्योरी आपने जो पढ़ाया, जो भी इंग्लिश पढ़ा आपने उसका भी मतलब समझा, उससे पहले समझा, तो सर ये फोर्स जो होता है, पहली बात ये रखना है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास 1 मास के। सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मैथ में कि फोर्स जितना बढ़ाओगे, मान ले कि मैंने 50 न्यूटन का फोर्स बढ़ा दिया, मास उतना ही अट्रैक्ट होगा। अरे हाँ या ना? हाँ। अगर मान ले कि मैंने फोर्स जो है M1 M2 के बीच में जो फोर्स है ज्यादा लगा दिया तो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, कम लगाया तो कम अट्रैक्ट हो रहा है, ज्यादा लगा दिया तो फोर्स जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा, फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे मास उतना ज्यादा एक दूसरे के बीच में अट्रैक्ट होगा, फोर्स जितना ज्यादा लगाओगे मास उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होगा इन दोनों के बीच, ठीक है? ये मास 1 के बीच में फोर्स जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ये समझ में आया? तभी तो मैंने कहा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था मास के। लेकिन जब हम फोर्स को डिस्टेंस मतलब अब जो ये m मास है, पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो ये मास है, अब इन दोनों में जो कुछ डिस्टेंस जो होगा वो फोर्स के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर फोर्स ज्यादा तो डिस्टेंस कम, अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। हाँ प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता है। अगर मान ले मास 1 है मास 2 है, फोर्स ज्यादा किया, फोर्स ज्यादा, आ जाओ एक बार और आना भाई, समझा देते हैं इन लोग को सब प्रैक्टिकल, कोई बात नहीं।
जैसे कि भाई है, मैंने तेरे से कहा कि ये क्या है, फोर्स है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास 1 मास 2 के। हाँ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, मतलब कि मास 1 जो है मास 2 है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फोर्स के। जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा ये दोनों अट्रैक्ट होगा। देखो मतलब हम हैं कुछ डिस्टेंस पे, अब जितना ज्यादा ये मैं इसको फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा मैं इसके पास जाते रहूंगा, है हाँ ठीक है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स स्क्वायर के, जो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस जो होगा, हम दोनों के बीच, मान लो ये जो कुछ डिस्टेंस होगा, इसका इनवर्सली मतलब कि उल्टा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये स्क्वायर। ठीक, कैसे? मान लो कि फोर्स अगर मैंने बढ़ाया, मैंने फोर्स इधर भी बढ़ा, फोर्स इधर भी बढ़ा, तो डिस्टेंस कम होते जा रहा है ना। अगर फोर्स इतने तक है, फोर्स 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 बढ़ाऊंगा, फोर्स कर लिए, फोर्स बढ़ रहा है, तो इससे ये पता चल रहा है डिस्टेंस कम हो रहा, फोर्स बढ़ रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है ना। ठीक है, अगर फोर्स कम लगाऊंगा, डिस्टेंस और दूती ये भागते जाएगा और दूर होते जा रहा, तो ये होता है। चलो भाई बैठ जाओ, थैंक यू भाई दोबारा आने के लिए। तो ये चीज होता है, इससे ये पता चलता है कि हमें ये चीज पता चल रहा है कि जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के होता है फोर्स, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के होता है फोर्स, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का होता है जो मास 1 मास 2 के बीच में कुछ डिस्टेंस का, उसका स्क्वायर का मास। अब समझ में आया? इसी से एक फॉर्मूला हम निकाल देते हैं जिसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट, एक फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। जब हमसे कहा, ये जो लिखा हुआ था ये सब चीज, जब हमको कहा न्यूटन साहब ने, जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास 1 मास 2 के बीच का। ठीक है, और न्यूटन साहब ने एक चीज और कहा कि फोर्स एक और चीज होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी के स्क्वायर का, मतलब कि डिस्टेंस का कुछ स्क्वायर का, है ना। हाँ। तो इससे एक चीज पता चलता है, मैथमेटिक्स ये चीज बताती है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है, जब भी कोई ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू लगेगी। हाँ, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को के हम मान लेते हैं, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू को के नहीं मानेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, जी। कांस्टेंट वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम, जी मान लेते हैं सर, जी मान लिया। और m1 m2 खुद ऐसी ही है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो उल्टा होगा, तो डी का स्क्वायर पूछा जाता है। बोलो हाँ। तो k की वैल्यू यहाँ पे, जब g की वैल्यू हम लोग देखते हैं तो g की वैल्यू हमारे पास कुछ आ जाती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन में kg का स्क्वायर, ये आ जाती है ना। जहां से जो ये g की वैल्यू आई, यही g की वैल्यू जो आ जाती है मास 1 मास 2 के बीच में जो डिस्टेंस कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ ये फोर्स लग रहा होगा, यही फोर्स हमें मदद क्या करती है, ये कमेंट में मारो, मदद क्या करती है स्टार्टिंग में, कमेंट में फेंक के मारो, क्यों इतनी जरूरी है ये जी नहीं रहेगा तो क्या कांड हो जाएगा, क्या ऐसा आफत पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कमेंट में फेंको, फेंक कमेंट में जल्दी, कमेंट में फेंक के मार, फटाफट मार देगा ना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज करता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज करता है ये वक्त मार। और तुझे समझ में आया, ये बेटा फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर, जहां से g की वैल्यू कुछ 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब आ जाती है। और ये सब चीज जाती है जहां से ये F इक्वल टू जी m1 m2 क्या क्या होता है वो चीज हम देख ले थोड़ा सा। m1 मास जो होता है, मास ऑफ a इन kg, ये जो मास 1 हो जाता है kg में ही दिया पता ही होता है, मास 1 a जो kg, ठीक है, मास 1 a, ठीक है। मास 2 ऑफ a b, इन वो भी kg में होता है, मास 2 अपॉन kg, है ना। डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये d, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस लग रहा था, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, एक सेंटर से ऑफ दूसरे ऑब्जेक्ट के सेंटर तक, ये पता है, जो मीटर में होता है। अरे हाँ ना यार, डिस्टेंस तो किस में नापेगा, मीटर में नापेगा ना, हाँ, जो डिस्टेंस मीटर में होता है। और एफ फोर्स जो हो जाता है अट्रैक्शन बिटवीन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन हो जाता है। और जी हो जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू ये होती है। इस वैल्यू की वजह से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, क्या क्या हम लाइफ में कर सकते हैं, वो चीज बताओ। बाकी बात फॉर्मूला आ जाता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, या आर का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हाँ, समझ में आई इतनी बात, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में आई। चलो आगे हम लोग फटाफट चलते हैं, ग्रेविटेशनल पे कुछ हम काम कर लेते, कुछ अभी जो पढ़े हैं उस पढ़ने का मतलब मेरे को क्या समझ में आया वो चीज मेरे को बताओ।
मुझे बताओगी ना, मुझे ये चीज बताओ। अब इसमें एक चीज दिमाग लगाओ कि मुझे क्या करना है, फाइंड द यूनिट ऑफ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। मुझे पता है कि तुम्हें पता होगा कि तुम्हें ये चीज फाइंड करना है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट जी है वो कैसे कैसे पता करोगे। फॉर्मूला पता है हाँ या ना बता। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला है तो जीवन है। और फॉर्मूला याद तभी रखो, याद अगर जो व्यक्ति समझ रहा होगा कोई चीज को। फॉर्मूला कैसे बनता है, कोई चीज हो रहा है, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है साइंटिस्ट, फिर देखता है अच्छा ये क्या हो रहा है, अच्छा ये हो रहा है, ये काम, उस काम के आधारित पे उस काम को ही समझ लोगे तो काम बन जाएगा। यहाँ कह रहा है कि फाइंड द यूनिट ऑफ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। जो बच्चे निकाल रहे हैं निकालो फटाफट, और कमेंट करना इस पॉइंट में, इस अभी जो टाइमिंग हो रहा होगा जो भी हो रहा होगा फटाफट देखते हो क्या होता है। फाइंड द यूनिट ऑफ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी को निकालने का तरीका, फॉर्मूला आना चाहिए F = G m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर। जहां से हमें क्या निकालना है जी को निकालना है तो जी इधर रखेंगे और F आ जाएगा और d का स्क्वायर आ जाएगा और m1 m2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां से F की वैल्यू आ जाती है न्यूटन कुछ आ जाती है और d की जो वैल्यू आ जाती है मीटर का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और मास का तो मास ही होगा, मास का मास नहीं होगा, केजी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से ये वैल्यू हमें प्रूफ होती है, यही हम लोग एसआई यूनिट, सॉरी यही हम लोग यूनिट एसआई होगा, एसआई यूनिट होता है, यही हम लोग यूनिट अभी पढ़ रहे थे जो हम लोग 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर में केजी का स्क्वायर यही पढ़ रहे थे ना। हाँ, हमने कैसे निकाला, हमने फॉर्मूला लगाया, जी को निकाला, जी को बाहर निकाला, जी को जैसी बाहर निकाला तो ये आ जाएगा इसके जगह और वो ऊपर आ जाएगा, डी कहीं नीचे आ जाएगा। ये सब चीज पता होना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है। फाइंड द यूनिट ऑफ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का हमने निकाल लिया भाई, सब यूनिट इसका फाइंड कर लिया। अब दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द फोर्स। मैं ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा, क्वेश्चन है भी बताया था, समझाने पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया थे, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल, मुझे ग्रेविटेशनल का फोर्स फाइंड करना। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल का अगर फोर्स फाइंड करना होगा तो मास 1 मास 2 के बीच में कोई ना कोई फोर्स, उसी बीच के दो मास 1 मास 2 जो है उस बीच में कुछ डिस्टेंस होगा जो अभी भाई मैंने बताया था, और उस डिस्टेंस जो होगा वहां पे जो फोर्स लगा रहा हूं वो मुझे फाइंड करना होगा। अरे हाँ ना यार, ऐसे रिलेट करके चल, हाँ समझ में भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। तो फाइंड द फोर्स ऑफ अ ग्रेविटेशनल, एक मास पता चल गया, मास 1 है मास 2 है, ग्रेविटेशनल कुछ डिस्टेंस का तो F = डी बता F = G m1 m2 अपॉन में d का स्क्वायर। जहां पे क्या आएगा बताओ, जी की वैल्यू कितनी हो जाती, जी की वैल्यू कितनी हो जाती है 6.67 गुना 10 की पावर -11, ओहो एन लिख देता हूं मैं यहाँ, -11 गुणा क्या होगा, गुणा 50 kg गुणा 40 kg अपॉन में डी का स्क्वायर, मतलब कि 2 का स्क्वायर लगो। हाँ अब बताओ सॉल्व करो फटाफट, कैसे कितना है बताओ। इन सबको सॉल्व करोगे तो कुछ मेरे ख्याल से 3 into 10 की पावर नीचे आएगा, ओ सॉरी हाँ 10 की पावर ये नीचे आएगा तो -10 ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। 3 into 10 की पावर माइनस नीचे आएगा तो ये साइंटिफिक नोटेशन होता है, 11th में अच्छे से पढ़ो को जो नहीं पढ़ा, नीचे आ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब, हो गया भाई साहब। उसके बाद ये कुछ इतना ही वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर -10 आ जाएगा भाई साहब इसकी वैल्यू। 3 into 10 की पावर -11 सॉरी 3 into 10 की पावर 10 आ जाएगा जब सॉल्व करोगे। तो ग्रेविटेशनल इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कुछ 3 into 10 की पावर -10 कुछ आ रहा है इसका, है ना। जहां से भाई साहब 3 into अगर नीचे देखो तो 10 को 0 1 2 3 4 5 6 7 9 कुछ 10 0 लग जाते हैं नीचे। कितनी इससे ये चीज पता चल रहा है जहां माइनस आ गया भाई साहब कितनी वीकनेस फोर्स है यार, ये दिखती भी नहीं। अभी तेरे को दिखा मैं था भाई साहब, भाई रिलेट करा कर, और कैसे करते वो भी देखा कर, सब कुछ रिलेट करके चलेगा ना तो जिंदगी रिलेट हो जाएगी बेटा। रिलेटिव पढ़ा कर तू, रिलेटिव पढ़ा कर, रिलेट कैसे करते हैं चीजों को, रिलेटिव मोशन पर जाके रिलेटिव मोशन पर रिलेट कैसे करते हो कोई चीज को, अरे मत पर भाई आगे पढ़ेगा। तो ये सब चीज समझ में आ गया होगा, हर चीज अच्छा हो गया। वैसे मैंने मोशन का भी लिया था, मैंने 1 महीना हो गया मुझे मोशन का 1 शॉट लिया गया, फोर्स का भी मैंने लिया था 9th क्लास में चैप्टर है मोशन, दूसरा है फोर्स, है ना, फोर्स जो लगता है उसके बारे में मैंने पढ़ा था, उसमें तो 1 शॉट मैंने डाला था, अच्छे से पढ़ा था, लिंक डाल दूंगा एक बार देख लेना। उसमें रिलेटिव मोशन,
मोशन क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन, कैसे अर्थ के प्रिपरेशन फ्रेम, सब कुछ बताता है प्रैक्टिकली मजेदार। तो भी देख लेना, भी डाल दूंगा। तो ये देख लो क्वेश्चन भाई साहब कैसे होते हैं। बोला फाइंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। कांस्टेंट जी का जो यूनिट है वो वीडियो को फाइंड करो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का है। मैंने फॉर्मूला लगाया, जी को निकालना था, ब्ला 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 किया, निकल गया। दूसरा आ गया फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, मुझे कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करो। जो मास दो, जो एक है मास, दूसरा वो रहा मास, उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे कर दो, कर दिया फॉर्मूला लगा के। तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात को जानते हैं, को हम लोग जान लेते हैं। जो जरूरी है, किसी को आता हो किसी को नहीं आता हो अलग बात है। क्वेश्चन के लिए जरूरी है और समझने के लिए भी जरूरी है। आगे हायर क्लास में भी बहुत सारा काम देगा, इसी पे काम भी आता है। सबसे पहले ये चीज समझो कि अगर मैं नोट करूं कि F जो होगा, फोर्स जो होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस के। मतलब सर कोई मास 1 होगा और यहाँ पे कोई मास 2 होगा, अब इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, है ना, कुछ डिस्टेंस दिख रहा है। और यहाँ जो ये फोर्स होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्स हो गया फोर्स स्क्वायर के, मतलब स्क्वायर जो होगा यहाँ उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर जो होता है उल्टा दिखने लगता है। स्क्वायर क्या हो जाता है, या बिहेव, अपना जो बिहेव करने लगता है उल्टा। मतलब कि फोर्स जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा क्या होगा, फोर्स कम। नहीं, डिस्टेंस ज्यादा दोगे तो फोर्स कम होगा, अगर फोर्स ज्यादा दोगे तो डिस्टेंस कम होगा। तो उल्टा हो रहा है। अगर मतलब कोई भी चीज इन दोनों के इनवर्स चल रहा है, किस किस में लड़ाई है, इसमें और इसमें, 1/2, ठीक है। इन दोनों में क्या उल्टा, ये अगर सीधा चलेगा तो ये उल्टा चलेगा, ये अगर उल्टा चलेगा तो ये सीधा चलेगा। इसी को हम लोग इनवर्सली स्क्वायर कह देते हैं। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, या कोई भी चीज इनवर्सली हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है चीज पे, ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कैसा बिहेव करता है। जैसा भी बिहेव करेगा उस तरीके से जो भी चीज होगा, देख दाख के आप समझ रहे होंगे। मैं ज्यादा इसमें क्या बोलूं, समझने वाली क्या बात है इसमें। अब नोट है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, उल्टा सीधा चलेगा, क्या चलेगा, ये सब चीज आप रिलेट कर रहे होंगे, मैं बता दूंगा। अब डिस्टेंस की बात आ जाती है तो डिस्टेंस डबल, मतलब अगर डी का मैं स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं, स्क्वायर अगर लगा दूं, स्क्वायर अगर मैं लगा दूं, तो मतलब कि डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स बढ़ गया। 2 टाइम्स क्या बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया 2 टाइम्स। अच्छा, मतलब 2 टाइम्स बढ़ गया, मतलब सर 1/2 का स्क्वायर दूं तो दुक्का दो कितना होगा, 1/4। समझ में आया। तो किस फॉर्मेशन में हो रहा है, 2 टाइम डिस्टेंस बनने का मतलब 1/4 हो गया डिस्टेंस। समझ में आ गया, 1/4 यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। अगर 3 टाइम्स डिस्टेंस को बोल रहा है बढ़ गया, तो कितना हो गया भाई साहब, 3 टाइम्स। स्क्वायर लगाए लाला, स्क्वायर से अगर करेगा तो डिस्टेंस दिखने लगेगा तेरे को, हाँ 3 टाइम्स हुआ तो 1/3 का स्क्वायर अपॉन में करेंगे तो कितना, 1/9 हो जाएगा, ठीक है, 1/9 हो जाएगा। तो दिख रहा है इस तरीके से स्क्वायर फॉर्मेशन होता है भाई साहब। किस तरीके से हम लोग करते हैं, हैवी बढ़ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये सब चीज आप बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, है ना। ये सब चीज बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज दिख रहा होगा, अगर स्क्वायर है तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस हमें प्रॉपर मिलेगा, पता होना चाहिए इसका इतना डिस्टेंस अगर 2 टाइम रखोगे तो 4 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम रखोगे तो 9 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स का 4 टाइम्स हो जाएगा। अरे ये सब चीज आप इक्वेशन फॉर्मेशन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 टाइम हो जाएगा डिस्टेंस आपका। अब डिस्टेंस डबल करोगे तो आपका 1/, में स्क्वायर को करोगे सॉल्व, 4th टाइम डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रिपल होगा तो 3 टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, करोगे तो 3 टाइम डिस्टेंस होगा, 9 टाइम डिस्टेंस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब है ना, उसी प्रकार से फॉर्मेशन होते रहता है, ठीक है। ये चीज मेरे को बताओ, ये चीज कोई मैं इतना इसमें टाइम नहीं दूंगा ना, इसमें तुम तो पता हो जाएगा ना। क्यों, अगर मैं कहूँ 1 मास है और ये 2 मास है, मास 1 मास 2 है, इन दोनों को डी का स्क्वायर, तो तुम क्या बोलोगे सर, डी का स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, मान लो डी की जगह क्या हो जाता है 2 का स्क्वायर, तुम बोलोगे सर 2 का स्क्वायर आ गया, सॉल्व करोगे तो 1/4, 4 टाइम डिस्टेंस का इन दोनों के बीच में 4 टाइम डिस्टेंस क्या हो रहा होगी। उसी प्रकार मान लेते हैं तो 3 टाइम मैंने मान लेते डिस्टेंस फॉर्मेशन करके, इस हिसाब से डिस्टेंस 3 टाइम का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कुछ 3 मीटर का कुछ डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। अरे सुन, 3 मीटर का कुछ डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कितने टाइम डिस्टेंस बढ़ जाएगा बताओ, 1/9, मतलब कि 9th इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 9th पोजीशन फॉर्मेशन पे है।
मतलब पहले 2 मीटर का 9 मीटर के पोजीशन पे है भाई दोनों का डिस्टेंस। समझ में आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 9 पोजीशन डिस्टेंस है 9। ये लो पहले 3 थे तो 3 का स्क्वायर था, स्क्वायर को सॉल्व करो तो 9 पोजीशन पे डिस्टेंस आ गया। तो ये एक छोटी मोटी बात होती है जो समझने का, रिलेट करने की जरूरत है। मेरे को पता उम्मीद है आप लोग को आ गया होगा। आगे चलते हैं टॉपिक। ग्रेविटेशनल के बारे में जान लिया हमने, यूनिवर्सल लॉ जो होता है वो क्या होता है, और यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो भी जान लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स वीक क्यों होता है वो भी जान लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वर्क करता है ये भी जान लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स का काम क्या होता है, यहाँ अर्थ पे क्या काम होता है, क्या काम नहीं करता है, कैसे क्या करता है, सब कुछ जान लिया। और हमने कुछ क्वेश्चन करे जिस माध्यम से हमने समझा इसका क्या जरूरी होता है, क्यों, कब क्या होता है, क्या एक लाइन में समझ में आ जाना चाहिए जब चीज हो रहा है, मेरे को पता है समझ में आ गया। अब हम लोग पार्ट 2 में जो स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 एंड होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 के फॉर्मेशन में बनाता हूँ, उतना ज्यादा मैं लेके नहीं जाता हूँ। कि पार्ट 2 जो होगा उस पर चर्चा किस पे होगा कि हमें इंपोर्टेंस अगर दिखता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल का फोर्स जो है वो क्या है, भारी इंपॉर्टेंस बात हम लोग करेंगे। अभी तो एक नॉर्मली लाइफ में मैकेनिकल फॉर्मेशन में हमने देखा, अभी जो हमारा जिंदगी अभी इस पोजीशन पे ये जो चल रहा है, हम ये ग्रेविटेशनल से मदद से जो वैल्यू हमें निकला 6.6710 के ब्ला ब्ला ब्ला, उसकी मदद से हम लोग चल रहे हैं, क्या होता है नहीं, जितना कुछ जाना ये अपने अंदर लोडेड रखो। और जब मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, वो कैसे हमें क्या करता है, डिटेल में फॉर्मेशन क्या नहीं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली फॉर्मेशन जो होगा या घर में जो होगा, जो चीज से मैं समझा पाऊंगा उस चीज से मैं समझाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा क्लास ले रहा हूँ। और वन शॉट की तुम्हें क्या चुल है, अभी तुम्हारे पास 1 साल पढ़ा हुआ है, अभी 9th स्टार्ट ही हुआ है, आराम से पढ़ो ना, आराम से रिलेट करो ना, जितना ज्यादा अच्छे से पढ़ते जाओगे अभी 1 साल है यार, काम करो अच्छे से उसको। 24 घंटे अपना 2 घंटे 3 घंटे दे तो अच्छी बात है यार पढ़ाई में, उसमें दे भी 2-3 घंटा तो उसमें ये चीज देखो मैंने कितना अच्छा देख कितना अच्छा नहीं दिया, और मैं ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, कैसे मून जो होता है वो कैसे चक्कर वक्कर लगाता है, क्यों लगाता है, कौन सा फोर्स लगता है, कैसे लगता है, और क्यों जरूरी है, कैसे जरूरी है, सब बात होगा। और उसके बाद आगे हम लोग वेट का बात नहीं कर पाए, थोड़ा सा वेट का बात करेंगे, मास का करेंगे, और बहुत सारे न्यूटन्स के लॉ के बारे में थोड़ा चर्चा होगा, बहुत सारी चीज का चर्चा होगा, बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी भाई साहब मेरे को जाने का मौका दीजिए। ठीक है, कब मैं आता हूँ पार्ट 2 लेकर, और धमाके वाला ही पार्ट 2 लाऊंगा, और जिसको पार्ट 1 अच्छा लगे वो पार्ट 2 देखेगा, वरना पार्ट 1 अगर समझ में ना आए तो कहीं और चले जाइए प्लीज। क्योंकि कोई बच्चा होता है कि सब टीचर से उनको समझ में नहीं आता है, ऐसे होना चाहिए कि उनका थॉट्स माइंड अप अलग होता है, उनको कहीं और रिलेट होता है, कहीं और। तो जहां भी आपको रिलेट है वहां जाइए, आप पढ़िए, लेकिन आप रिलेट करिए, समझिए। ठीक है, कहीं से भी करें, और जो बच्चे को अच्छा लगे, जो भी जिसको भी अच्छा लग रहा है, पार्ट 2 में बने रहिए, पार्ट 2 में लाएंगे धमाकेदार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय नमस्ते भाई साहब।